नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ब्रेन बॉक्स कोचिंग की ऑनलाइन क्लासेस में। तो पिछले कुछ दिनों से हम जो ऑप्टिक्स है वो पढ़ रहे थे, जिसमें कुछ टॉपिक्स मैंने आपको करवा भी दिए हैं। और आज का हमारा टॉपिक क्या है कि गोलीय दर्पण के लिए कार्तीय चिन्ह परिपाटी के नियम। ठीक है, तो जो गोलीय दर्पण होता है उसके दो भाग होते हैं, जो हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं, उत्तल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण। अब इस दर्पण के लिए कुछ चिन्ह है, यानी कहाँ पे तो जो दूरी होती है वो ऋणात्मक ली जाती है और कहाँ पे धनात्मक ली जाती है, उसके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा कि हमारे चिन्ह परिपाटी का जो पहला नियम है वो क्या है कि जो भी वस्तु होती है उसको दर्पण के बाईं ओर लिखा जाता है, बाईं ओर रखा जाता है। तो जैसे ये मान लो हमारे पास दर्पण है, कौन सा दर्पण है, इसके बाहर की तरफ हमने पॉलिश कर दी है, तो ये हमारा दर्पण कौन सा हो गया, अवतल दर्पण। और ये अवतल दर्पण का बिंदु है जिसे क्या बोलते हैं हम, ध्रुव P से दर्शाते हैं। और ये हमारी क्या है, मुख्य X है। ठीक है, ये मुख्य X है। तो ये जो पहला नियम क्या है कि जो वस्तु है उसको दर्पण के सदैव बाईं ओर रखा जाता है। जैसे मान लेते हैं कि मैं यहाँ पे वस्तु रख रहा हूँ, ये हमारी क्या है, कोई वस्तु है जो दर्पण के कौन सी साइड में है, बाईं ओर है, लेफ्ट साइड में। तो ये पहला नियम है चिन्ह परिपाटी का। ठीक है, दूसरा नियम क्या है कि इस दर्पण से संबंधित जितनी भी दूरियों का हम मापन करेंगे उन सभी दूरियों को हम ध्रुव से मापेंगे। ठीक है, यानी कि इस ध्रुव से दाईं ओर की जाएंगे, कभी बाईं ओर, कभी ध्रुव के ऊपर और कभी नीचे। तो दूसरा नियम क्या हो गया कि दर्पण से संबंधित सभी दूरियां होती है वो सदैव ध्रुव से मापी जाती है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा नियम हो गया। तीसरा नियम, ये यहां पे हमने वस्तु को रख दिया है, तो हमें पता है कि इस वस्तु से आपतित किरण S से जाएगी जो दर्पण से टकराएगी। तो ये क्या है, इस आपतित प्रकाश किरण की दिशा, और इसकी दिशा इस साइड में जा रही है ये किरण। तो आपतित प्रकाश की किरण की दिशा में जो भी दूरी हम मापते हैं उस दूरी को हम क्या लेते हैं, धनात्मक लेते हैं, यानी कि इस साइड में जा रही है। तो ये जो दूरियां होगी इस साइड में, इस ध्रुव के दाईं ओर की दूरियां है वो क्या हो जाएगी, सारी धनात्मक। तो तीसरा नियम क्या हो गया कि आपतित प्रकाश किरण की दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक मापी जाती है। इसको शॉर्ट में आप ऐसे याद कर सकते हैं कि ये जो दर्पण का ध्रुव है, इस ध्रुव के दाईं ओर की जो दूरियां है राइट हैंड साइड की, वो सभी दूरियां धनात्मक मापी जाती है। ठीक है, फिर अगला नियम इसका विपरीत हो गया कि आपतित प्रकाश की किरण की ये तो दिशा है, दिशा में मापते हैं, इस साइड में वो तो धनात्मक, और इसके विपरीत ऐसे अगर मापते हैं दूरियों को तो वो क्या लेंगे, हमें ऋणात्मक लेते हैं। ठीक है, तो तीसरा नियम हमारा ये हो गया कि आपतित प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में जो दूरियों का मापन करते हैं उनको क्या लेते हैं, हमें ऋणात्मक लेते हैं। तो इसको भी शॉर्ट में कैसे याद कर सकते हैं कि ये जो ध्रुव है, ध्रुव के जो बाईं ओर की दूरियां है इस साइड की, ये दूरियां हम कैसे लेंगे, ऋणात्मक, और इस साइड की सभी दूरियां क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे, प्लस में, और इस साइड की माइनस में लेंगे। ठीक है, अगला नियम हमारा कौन सा है कि ये हमारी मुख्य X है। इस मुख्य X के लंबवत ऊपर की जो भी दूरियों का मापन करेंगे हम, ऊपर की साइड की जितनी भी दूरियां हैं उनको क्या लेते हैं, धनात्मक लेते हैं, प्लस, और मुख्य X के लंबवत नीचे की दूरियों का मापन कैसे करते हैं, माइनस में करते हैं, जो क्या है, ऋणात्मक है। ठीक है, तो कितने नियम हो गए, ये 4 नियम है। एक बार दोबारा बताता हूं इसको कि वस्तु को सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है, ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या हो गया कि आपतित प्रकाश की किरण की दिशा में मापी गई दूरियों तो धनात्मक ली जाती है, और आपतित प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में जितनी भी दूरियां हम मापेंगे वो क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। ठीक है, तीसरा नियम क्या हो गया कि दर्पण से संबंधित जितनी भी दूरियां हैं वो इस ध्रुव से ही मापी जाती है। ठीक है, अगला नियम हो गया कि मुख्य X के लंबवत ऊपर की दूरियां तो धनात्मक होती है और मुख्य X के लंबवत नीचे की दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो इसको समझने के लिए एक छोटा सा कार्तीय निर्देश तंत्र बना लेते हैं ऐसे।
इसका नाम क्या है? कार्तीय चिन्ह परिपाटी। ये है मैथमेटिक्स का टॉपिक है, कार्तीय निर्देश तंत्र, यानी किसी वस्तु की स्थिति दर्शाने के लिए इसको काम में लिया जाता है, जिसमें ये जो पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं ऑरिजिन पॉइंट यानी मूल बिंदु। ये है हमारी धनात्मक x, ये ऋणात्मक x होती है, और ये क्या होती है? धनात्मक y x, और ये ऋणात्मक होती है। तो इस साइड में जितनी भी दूरियां मापेंगे ना, ये यहाँ पे तो मूल बिंदु और यहाँ पे इसको क्या मान रहे हैं हमें? ध्रुव है दर्पण का। तो इस साइड में जितनी भी दूरी है वो प्लस, इस साइड वाली माइनस, फिर ऊपर की क्या हो जाएगी? प्लस, और नीचे की क्या हो जाएगी? माइनस। तो इसको आप इस शॉर्ट ट्रिक से याद भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये 4 नियम थे। ये चारों नियम काम आएंगे जब हम बड़े बड़े टॉपिक्स करेंगे या फिर इसके चैप्टर के न्यूमेरिकल करेंगे, तब हमारे चिन्ह परिपाटी के नियम है वो हमें काम में लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये 4 नियम थे। अगला टॉपिक है हमारा कि गोलीय दर्पण के लिए जो वक्रता त्रिज्या होती है, वक्रता त्रिज्या को बोलते हैं r, और जो फोकस दूरी होती है उसको बोलते हैं f, स्मॉल f। इन दोनों के बीच में क्या संबंध होता है? तो ध्यान में रखना कि जो वक्रता त्रिज्या होती है r, वो फोकस दूरी की क्या होती है? डबल होती है, दुगुनी होती है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है? दुगुनी होती है। इसको हम अब क्या करेंगे? व्युत्पन्न करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे? इस सूत्र को बनाएंगे कि r बराबर 2f। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि सिद्ध कीजिए कि यदि दर्पण का द्वारक छोटा है तो उसके जो दर्पण की वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी की क्या होती है? दोगुनी होती है। इसको सिद्ध कीजिए। तो देखते हैं इसको कैसे सिद्ध करते हैं हमें। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक अवतल दर्पण का एक द्वारक खींचते हैं। ये क्या है? द्वारक। और द्वारक मैंने आपको बता दिया क्या होता है? जिससे परावर्तन की संपूर्ण घटना घटित होती है उसे क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक कहते हैं। ठीक है, ये क्या है? मुख्य x है, और ये बिंदु क्या है? P है, जिसे ध्रुव बोलते हैं। अब अनंत पे कोई एक वस्तु रखी है, जिस वस्तु से ये प्रकाश की किरण चल के आ रही है ऐसे। अब हम क्या करते हैं? इसको नाम दे देते हैं कि दर्पण का द्वारक है, इसका नाम क्या है? m और n, ऐसे दे देते हैं। ठीक है, तो ये कोई प्रकाश की किरण आ रही है जो दर्पण से टकराती है, और दर्पण से टकराने के बाद आपको पता है ये सदैव कहां से गुजरती है? फोकस बिंदु से गुजरती है। तो कौन से बिंदु से गुजर जाएगी? ये पॉइंट F से गुजर जाएगी। अब F से लेके P यानी फोकस बिंदु से लेके ध्रुव तक की जो दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। तो ये दूरी क्या है? हमारी वक्रता त्रिज्या है। ठीक है, सॉरी वक्रता त्रिज्या नहीं है, सॉरी क्या है? फोकस दूरी। F से लेके P के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? हमें फोकस दूरी। यहां पे पॉइंट क्या होता है? वक्रता के अंदर C बोलते हैं, और वक्रता के अंदर C से लेके जो P तक की दूरी होती है ध्रुव तक की उसे बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। तो ये दूरी क्या है? हमारी वक्रता त्रिज्या, जिसे कैपिटल R बोलते हैं। ठीक है, R से दर्शाते हैं। अब ये आपतित प्रकाश की किरण है, और ये कौन सी है? परावर्तित, यानी यहां से इसका क्या हो गया? परावर्तन हो गया। तो इसको समझने के लिए ये जो दर्पण की शेप ऐसे बनाए, तो ये वही तो प्रकाश की किरण है आने वाली, ये प्रकाश की किरण। जैसे मान लेते हैं प्रकाश की किरण का नाम क्या है? AM, और ये आपतित हो रही है AM के रूप में, और टकरा के परावर्तित हो रही है किसके रूप में? BM के रूप में। तो ये प्रकाश की किरण AM, और ये क्या है? BM। इन दोनों के बीच में एक काल्पनिक एक्स होती है जिसे क्या कहते हैं? हमें अभिलंब कहते हैं। और अभिलंब होता है वो आपतित किरण के साथ आपतन कोण बनाता है, और ये जो परावर्तित किरण है इसके साथ परावर्तन कोण बनाता है। ठीक है, तो यहां पे हम कल्पना करते हैं कि इस बीच में क्या है? इसके काल्पनिक एक्स है जिसे क्या कह सकते हैं? हमें अभिलंब। ठीक है, ये क्या है? अभिलंब है। अब ये अभिलंब और आपतित किरण, इनके बीच का मैंने कोण मान लिया है कोण थीटा है। तो थीटा डिग्री के कोण पे आपतित होती है, तो वापस परावर्तित कितने डिग्री के कोण से हो जाएगी? थीटा डिग्री के कोण से वापस से परावर्तित हो जाती है, क्योंकि ये परावर्तन का द्वितीय नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, अब देखना, आपको पता है कि कोई दो समांतर रेखा होती है, उनको एक तिर्यक रेखा काटती है, तो उसमें जो एकांतर कोण होते हैं वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो देखना, ये कोण थीटा है, और ये मुख्य एक्स के ये प्रकाश की किरण है AM, ये क्या है? समांतर है। तो इनको जैसे मान सकते हैं कि जो MC रेखा है, MC या फिर CM रेखा है, ये एक तिर्यक रेखा है, तो ये इतना कोण थीटा है हमारे पास है, ये कोण थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा।
ठीक है। अब ये पूरा कितना है, ये वाला कोण थीटा प्लस थीटा कितना होता है, 2 थीटा हो गया। तो यहां पे ये कोण भी कितना हो जाएगा हमारा, 2 थीटा। कोई दिक्कत नहीं है यहां से, क्यों, क्योंकि यहां पे जो एम एफ है ये तिर्यक रेखा है और ये दोनों रेखा क्या है, समांतर है। तो ये थीटा तो ये वाला थीटा हो गया, ये पूरा 2 थीटा है तो इसका एकांतर कोण क्या हो गया, 2 थीटा हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां से। अब मैं क्या करता हूं कि इस एम से मुख्य अक्ष पर एक लंब खींचते हैं, ऐसे एक लंब खींच लेते हैं जिसका नाम दे देते हैं हमें एम एन, नाम कुछ भी दे सकते हो आप, ये लंब हमने खींच लिया है। अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान में देना है कि ये जो दर्पण है, इस दर्पण का ये द्वारक है, ये इतना छोटा है कि ये एन पॉइंट है ना, ये बिल्कुल पी के पास में है। अब हम इसको ऐसे तो बोर्ड पे दर्शा नहीं सकते, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा दूर लिया है ताकि हमें चित्र से पूरा समझ में आ जाए। लेकिन ये पॉइंट एन है, ये इस P के बिल्कुल पास में है, इसलिए इस एन पी जो दूरी है, ये वाली दूरी, इसको हम क्या कर सकते हैं, नगण्य नहीं कर सकते, नेगलेक्ट मान सकते हैं कि कोई दूरी है ही नहीं। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना है, इसमें हमको 2 त्रिभुज लेने हैं। मैं पहला त्रिभुज ले रहा हूं, देखना, त्रिभुज एम सी एन, त्रिभुज एम एन सी में समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज एम एन सी में ये कोण कितना है, थीटा। तो थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, लंब होती है। तो tan थीटा का मान निकाले हम, tan थीटा किसका अनुपात होता है, लंब बट्टे आधार का होता है। तो लंब कौन सा है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, लंब का नाम क्या है इस त्रिभुज में, एम एन। तो ये क्या हो गया, एम एन बट्टा आधार, आधार क्या है त्रिभुज का, सी से लेके एन, तो ये क्या हो गया इसका आधार सी एन। कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखना कि tan थीटा है, इसके इक्वल में मैं ये भी लिख सकता हूं कि एम एन अपॉन सी एन। ये जो सी एन है ना, सी एन दूरी, ये लगभग किसके बराबर है, ये इतनी दूरी इस पी की, यानी एन और पी पॉइंट एकदम बिल्कुल पास में है, तो पी एन दूरी को क्या कर सकती है, हमें नगण्य कर सकते हैं। चलो यहाँ पे थोड़ा सा इसको लिख भी लेते हैं कि यहाँ पे चित्र की ज्यामिति से हमें दिखाई दे रहा है कि जो एम एन है, एम एन वो लंबवत किस पे है, मुख्य अक्ष पे सिप्पी पे है, और पीएल दूरी है वो किस क्या है भाई, हमारी नगण्य है। तो इस सी एन की जगह देखना, सी एन की जगह पी भी लिख सकते हैं क्योंकि एन और पी दोनों क्या है, एकदम पास में है। कारण क्या है कि हमारे जो दर्पण है इसका द्वारक क्या है, बहुत छोटा है। तो इस सी एन की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, सिप्पी भी लिख सकता हूं, सी पी। अब आपको बता दूं कि ये जो थीटा है, दर्पण का द्वारक क्या है, छोटा, तो आपको पता है कि ये कोण भी क्या होगा, थीटा का मान बहुत ही कम है। तो एक नियम क्या होता है कि यदि थीटा अल्प है, यदि थीटा क्या है, अल्प है, कम है थीटा का मान, तो जो tan थीटा होता है ना, वो लगभग बराबर होता है किसके, ये लगभग ऐसे सिंबल किसका होता है, लगभग किसके बराबर होता है, थीटा के बराबर होता है। जैसे मान लो कि tan थीटा का मान 0 डिग्री है, एक बार कितना है, tan 0 डिग्री। अब tan 0 का मान कितना है, थीटा का मान भी हमने 0 डिग्री ले लिया, और tan 0 का भी मान क्या हो गया हमारा, 0 होता है tan 0 का मान। तो थीटा का मान अल्प है, तो tan थीटा है वो लगभग किसके इक्वल होता है, थीटा के। तो इस tan थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ओनली थीटा। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एम एन अपॉन सीपी। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1। क्लियर है यहां तक। तो अभी तक क्या बताया कि मान लेते हैं कि ए एम मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश की किरण है जो दर्पण से टकराकर एम बी के रूप में परावर्तित हो जाती है। चित्र की ज्यामिति से दिखाई दे रहा है कि ये कोण थीटा है, तो ये वाला थीटा हो जाएगा एकांतर कोण है। ये पूरा कोण 2 थीटा है, थीटा प्लस थीटा, तो 2 थीटा, तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा, 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये हमने कर लिया है। हमें सूत्र बनाना है r बराबर 2f का। अब हम दूसरा एक और त्रिभुज लेते हैं, जैसे एम एन सी लिया है, उसी प्रकार एक समकोण त्रिभुज एम एन एफ। तो दूसरा त्रिभुज कौन सा लेते हैं, हमें त्रिभुज एम एन एफ, एम एन एफ। दूसरा त्रिभुज कौन सा ले लिया, एम एन एफ। तो वही tan, यहाँ पे थीटा का इस त्रिभुज में मान कितना है, 2 थीटा है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे tan 2
थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार होता है। लंब तो दो, इसी में भी ये है एम एन, तो लंब का मान क्या है एम एन बट्टा आधार कितना है इस त्रिभुज का, ये वाला एफ एन, आधार क्या हो जाएगा एफ एन हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से एफ एन। अब एफ एन की जगह दोबारा क्या लिख सकते हैं, एफ पी भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो पी एन दूरी है वो क्या है, नगण्य दूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हमें, टेन टू थीटा बराबर क्या हो गया एम एन अपोने एफ एन की जगह क्या लिख देंगे एफ पी। कारण भी अगर आप लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, चूंकि जो पी एल दूरी है वो क्या है, नगण्य है, नेगलेट है, क्योंकि बहुत ही दर्पण का द्वारक है वो क्या है, बहुत ही छोटा है। ठीक है, फिर वही ये टू थीटा है, ये भी क्या है, अल्प है, तो क्या लिख देंगे, यदि टू थीटा अल्प है तो टेन टू थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, टेन टू थीटा लगभग किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा टू थीटा के इक्वल हो जाएगा। यदि इस टू थीटा का मान बहुत कम है तो टेन टू थीटा है वो किसके इक्वल आ जाएगा, टू थीटा के। तो इस टेन टू थीटा की जगह क्या लिख देंगे, टू थीटा इक्वल एम एन अपोने एफ पी। इसको दे देते इक्वेशन नंबर 2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 में किसका मान है, समीकरण नंबर 1 में थीटा का मान है। ये समीकरण नंबर 1 वाला थीटा का मान किस में पुट करेंगे, समीकरण नंबर 2 में। तो देखना यहाँ पे मैं लिख रहा हूं समीकरण नंबर 1 व 2 से, 2 की जगह तो लिख दिया मैंने 2। ठीक है, थीटा का मान कितना है, अब देखना इस थीटा की जगह ये वाला मान रख दूंगा मैं, एम एन अपॉन सीपी इक्वल में क्या आ जाएगा फिर एम एन अपोने एफ पी। ठीक है, थीटा का मान रख दिया समीकरण नंबर 2 में, एम एन से एम एन क्या हो रहा है, कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या फिर हमारे पास है, यहां पे क्या बचा, एक तो बच गया, 2 बच गया, अपोन में क्या बचा है सीपी, और इस साइड में 1 अपोने एफ पी, ये वाला हमारे पास बच गया है। अब देखना इस 2 का तो 2 लिख दिया, सीपी क्या है, सीपी दूरी इस डायग्राम में देखो सी से लेके पी तक की दूरी, यानी वक्रता केंद्र से लेके ध्रुव तक की दूरी हमने क्या ले रखी है, आर, जो क्या होती है वक्रता त्रिज्या होती है। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, सीपी की जगह आर, फिर इक्वल 1 अपॉन एफ पी की जगह देखो ये पॉइंट है एफ और ये पी, यानी फोकस बिंदु से लेके ध्रुव तक की जो दूरी होती है उसे क्या बोलते हैं, हमें फोकस दूरी बोलते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, हमें एफ लिख सकते हैं। अब इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे ऐसे वज्र गुणा, तो एफ का 2 के साथ कराएंगे तो 2f आ गया, आर का 1 के साथ कराएंगे तो क्या आ गया आर। तो ये हमारी क्या आ गई, डेरिवेशन कंप्लीट हो गई। इससे रिजल्ट क्या मिल रहा है कि जो वक्रता त्रिज्या होती है ये फोकस दूरी की क्या होती है, डबल होती है, दुगुनी होती है। अब इसको मैं ऐसे भी बता सकता हूं आपको कि जैसे r बराबर क्या होता है 2f, तो यहां से f का मान कितना आ जाएगा r/2। तो इससे एक रिजल्ट ये भी मिल गया कि जो वक्रता त्रिज्या होती है ये तो फोकस दूरी की क्या होती है, दुगुनी होती है, और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। इसके अपोन में 2 आ गए तो ये क्या हो गई, आधी हो गई। ठीक है, तो आज का अपना ये टॉपिक था कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है। तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है, दुगनी होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे दर्पण सूत्र, मिरर फॉर्मूला। तब तक बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।